हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। और वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। कल का जो वीडियो है ना, उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला है। बहुत अच्छा, मतलब मुझे उसमें रिस्पांस मिला है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी वॉइस और मेरे सॉन्ग को लेके काफ़ी अच्छा लगा है, तो उन लोगों को थैंक यू। और हेटेड कमेंट का क्या है, वो तो आते रहेंगे। तो चलिए आप लोग को थैंक यू बोलते हुए आई एम स्टिल योर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान वांगजी को स्कॉलरशिप मिल चुकी थी और इसके तहत वो चाइना छोड़ के जा चुका था आउट ऑफ कंट्री, अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे सुबह से शाम हो चुकी थी। विंग एक जगह पे सुनसान तरीके से बैठा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पे बैठ के अपने दुख दर्द को बयां कर रहा था या फिर उसको महसूस कर रहा था। वो बस उस जगह को महसूस कर रहा था जिस जगह पे बैठ के उसने और लान वांगजी ने अपने अनगिनत लम्हों को बिताया था, अपने अनगिनत मेमोरीज बनाई थी। बहुत सारी यादगार पल यहाँ पे वो एक साथ स्पेंड कर चुके थे। यहाँ पे फाइनली इवनिंग हो चुकी थी और अब घर जाने का टाइम हो चुका था। दूसरी तरफ जैन चैंग भी एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। सुबह से शाम हो चुकी थी, वो भी उस रेस्टोरेंट से बाहर नहीं आया था। हालांकि उस रेस्टोरेंट का ओनर जो था वो ये अच्छे से जानता था कि जब कभी भी जैन चैंग का मूड ख़राब होता था वो अक्सर यहाँ पे आया करता था। हाँ, उस रेस्टोरेंट के ओनर की और जैन चैंग की इतनी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इतना ऑब्जर्व करना तो वो सीख चुका था कि आखिरकार जैन चैंग जो कभी कभार पूरा दिन इस रेस्टोरेंट में बिता देता है, उसका कुछ तो कारण है। और उसका कारण बस यही है कि शायद वो आज दिल में बहुत ज़्यादा दर्द को छिपाए हुए यहाँ पे बैठा हुआ है। फाइनली जब शाम हो चुकी थी, दोनों ने ही रियलाइज़ किया कि अब घर चले जाना चाहिए। यहाँ पे जैन चैंग विंग को कॉल करता है कि क्या वो घर पे है, और विंग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि नहीं, वो घर पे नहीं है। तो जैन चैंग उससे बोलता है कि चलो साथ में घर चलते हैं। दोनों ही एक स्पेशल पॉइंट पे आके मिलते हैं जहाँ पे उन दोनों ने ही डिसाइड किया था कि वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ से आगे की जर्नी जो कि वहाँ से उसके घर तक की थी, उसको वो दोनों ही एक साथ तय करने वाले थे। यहाँ पे घर पहुँच चुके थे और ऑलमोस्ट रात के 8 बजे हुए थे। डाइनिंग टेबल पे कोई बैठा हुआ था और वो कोई और नहीं, उनकी मदर थी। हाँ, मैडम यू यहाँ पे बैठी हुई थी। और जैसे ही उसे महसूस होता है कि उनके सुपुत्र जो है ना घर में एंट्री ले चुके हैं, तो वैसे ही वो उन दोनों की ही आवाज़ लगा के ठहरा देती हैं। यहाँ पे दोनों ही ठहर तो जाते हैं और अगले ही पल मैडम यू उनसे क्वेश्चन करती हैं, क्या वो जा चुका है? विंग बिना मैडम यू की तरफ देखे अपने सर को हाँ में हिलाता है और हाँ में ही जवाब भी देता है। तो तभी मैडम यू अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है, उम्मीद करती हूँ कि अब जब वो जा ही चुका है तो वो तुम्हारी लाइफ से बहुत अच्छे तरीके से चले जाए। वैसे भी जिस कंट्री में वो गया है उस कंट्री में भी अमीरों की कमी नहीं है। वो वहाँ पे जाके किसी को भी एक्सेप्ट कर सकता है, किसी के भी पीछे भाग सकता है। बस मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि वो दोबारा तुम्हारी लाइफ में ना आए और ना ही तुम उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश करो। यहाँ पे विंग ऑफ फाइनली मैडम यू की तरफ टर्न होता है और अपनी आंखों में जो हल्की सी नमी उसकी आई हुई थी ना, उसको हाइड करते हुए बोलता है, आप ही नहीं, मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि अब वो दोबारा मेरी लाइफ में ना आए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस जगह वो गया है वो उस जगह पे सिर्फ अपने कैरियर को ही नहीं, अपने फ्यूचर को ही नहीं, अपने प्यार को भी पाए। एक ऐसे इंसान को जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, जो उसे हर एक कंडीशन में प्यार कर सके, जो उसके बैकग्राउंड को चेक किए बिना, उसके फैमिली बैकग्राउंड को जज किए बिना उसको एक्सेप्ट कर सके, और जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि सबके अगेंस्ट जाके वो उसे अपना बना सके। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसे उसकी लाइफ में आए ताकि वो बहुत ज़्यादा खुश रहे, एटलीस्ट मेरी तरह नहीं, जो कि एक ऐसे इंसान से डर गया जिससे डरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे विंग अपने उस नमी को अभी भी छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैडम यू देख सकती थी कि विंग अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपनी सैडनेस को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सब को इग्नोर करते हुए वो उन दोनों को ही ऑर्डर करती हैं कि उन दोनों को अभी डिनर कर लेना चाहिए। यहाँ पे जैन चैंग रिप्लाई करते हुए बोलता है, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो तभी मैडम यू फिर से उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलती हैं, मैंने बोला डिनर एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे जैन चैंग
थोड़ा सा इरिटेट होते हुए अपनी मॉम से बोलता है, क्या आप कम से कम इसका डिसीजन तो हमें लेने दे सकती हैं ना कि हमें खाना खाना है या नहीं। आपकी वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो चुके हैं। तो यहाँ पे मैडम यू जैनचंग की तरफ देखते हुए बोलती है, तुमने क्या खोया है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मेरी वजह से क्या खोया है? अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। और रही बात डिनर की, तो ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है अगर तुम लोग अपने मील्स स्किप करो तो। इससे अच्छा है बिना बात को बढ़ाए चुपचाप बैठो और खाना खाओ। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। जैनचंग और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद मैडम यू की तरफ, और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो थे, उनके चेहरे के जो हाव भाव थे, उनसे आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वो क्वेश्चन करना चाहते थे। और वो भी एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मैडम यू समझ चुकी थी। और मैडम यू यहाँ पे उन दोनों को ही रिप्लाई करते हुए बोलती हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं? इवन जिनके औकात नहीं है वो तक यहाँ से फॉरेन कंट्री पहुँच चुके हैं, और तुम दोनों क्या कर रहे हो? अभी तक दूसरों के कमाए हुए पैसों को उड़ा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट कर ही लेनी चाहिए? यहाँ पे मैडम यू के इस तानेबाजी से वो दोनों ही थक चुके थे और जाके वो डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके थे। जैसे ही किसी सर्वेंट ने खाना परोसना स्टार्ट ही किया था कि तभी मैडम यू ने हाथ दिखाते हुए उसको रोक लिया और साथ ही साथ उसे इशारा किया कि एटलीस्ट 10 से 15 मिनट उन्हें यहाँ पे अकेला छोड़ दिया जाए। सर्वेंट ने इशारा पाते ही वहाँ से अपनी रुखसती ले ली और साथ ही साथ मैडम यू ने, जो कि अपने साइड की चेयर पे उन्होंने 2 फाइल्स रखी थी, उनको उठाया और एक को विंग की तरफ और एक को जैनचंग की तरफ बढ़ा लिया। यहाँ पे वो दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आखिरकार ये फाइल्स उन्हें क्यों दी गई है। और जैसे ही फाइल का फ्रंट उन्होंने देखा था तो उसमें उनकी कंपनी का नाम प्रिंट था, यानी कि ये जो फाइल है वो उनकी कंपनी से रिलेटेड है। लेकिन मैडम यू ने आज अचानक ये उन्हें क्यों दी है? यहाँ पे मैडम यू उन दोनों के ही हाव भाव पहचान सकती थी। तभी विंग और जैनचंग थोड़ा सा उस फाइल को खोलते हैं, एक हाथ पेज टर्न करते हुए उसको देखते हैं। हालांकि आज से पहले उन्होंने इसके बारे में, इस सब के बारे में, इस सब को देखा तक नहीं था, कुछ उन्हें समझ ही नहीं थी। और अभी भी एकदम ऐसा ही हो रहा था, जो कुछ भी वो देख रहे थे, पढ़ रहे थे, वो एकदम उनके सर के ऊपर से बाउंस हो रहा था। लेकिन फिर भी वो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे मैडम यू बोलती हैं फिर से ऑर्डर देते हुए, कल सुबह तक इस फाइल को कंप्लीट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, ताकि कल से जो तुम्हारी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है तुम्हें उसमें हेल्प मिल सके। यहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर जाके जैनचंग अपनी मदर से क्वेश्चन करता है, क्या मतलब है आपका? कल से हमारी कौन सी जर्नी स्टार्ट होने वाली है? तो तभी मैडम यू ने आंसर करते हुए बोलती हैं, कल से कॉलेज के बाद तुम दोनों घर नहीं डायरेक्टली ऑफिस जाओगे। हाँ, तुम दोनों ही कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो। जैनचंग अब फाइनली बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। उसने फाइल को बंद किया और उसी टेबल में पटकते हुए अपने मॉम को एक एंग्री लुक के साथ देखते हुए बोला, क्या मतलब है आपका कि हम कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं? आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि जब तक हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता आप हमें इस सब चक्करों में नहीं डालेंगे, हमारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं डालेंगी। तो अब ये क्या है? तो तभी बहुत ही ज़्यादा काम स्टाइल में, बहुत ज़्यादा कामली वो आंसर करती हैं, आई मीन मैडम यू आंसर करती हैं, पहले तो शांति से बैठ जाओ। अगर तुम इसी तरीके से बात करते रहे तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरा टोन कौन सा है फिर बात करने का। और सेकेंडली, हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों के ऊपर मैं कोई बर्डन नहीं डालूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम इस छूट को अपनी आवारगी में बदल दो। मुझे नहीं पसंद कि तुम लोग इस तरीके से ही कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं भटकते रहो। क्लबिंग, पार्टीज, इसके अलावा तुम लोग करते ही क्या हो? इसके अलावा एक और रीज़न है, मुझे पता है तुम दोनों को बहुत जल्दी है मुझसे छुटकारा पाने की। तो ये तभी हो सकता है जब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लो। तुम लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे जी सकते हो, लेकिन तब जब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाओगे। और स्पेशली तुम, विंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए वो बोलना कंटिन्यू करती हैं, स्पेशली तुम यही सोच रहे हो ना कि 21 साल के जब तुम हो जाओगे तुम्हारी कंपनी तुम्हें हैंड ओवर हो जाएगी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या उस काम को तुम एक दिन में सीख पाओगे? जिस काम को तुम्हारी माँ ने इतने साल लगा के बिल्ड किया है, क्या तुम बस एक दिन में स्टार्ट करोगे और उसे सीख जाओगे?
क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जब तुम 21 साल के हो जाओ तो तुम तब तक सब कुछ सीख सको और जो तुम्हारा है उसे तुम पूरी तरीके से अपना बनाओ। मुझे नहीं लगता कि ये डील कुछ गलत है। तुम्हें कल से ऑफिस ज्वाइन करना होगा, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। बट उसके बाद तुम दोनों के ही क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे इन बेफालतू के खर्चों से परेशान हो चुकी हूँ। मैं कमाते रहूँ, जिंदगी भर मेहनत करते रहूँ और मेरे बच्चे बस उड़ाते रहें, मैं ये नहीं देखना चाहती। इससे रेडी हो जाओ, कल से तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना है, वरना रेडी हो जाओ किसी पार्ट टाइम जॉब के लिए। क्योंकि मैं सच में, अगर कल तुम मुझे अपने कॉलेज के बाद डायरेक्टली ऑफिस में प्रेजेंट नहीं मिले तो मैं उसी वक्त तुम दोनों का क्रेडिट कार्ड और कैश, हर एक चीज़ तुमसे दूर कर दूंगी। समझ गई ना मेरी बात को? इसी के साथ यहाँ पे मैडम यू की बात तो कंप्लीट हो चुकी थी। 10 से 15 मिनट लेने के बाद फाइनली विंग इस बात को एग्री कर जाता है कि ठीक है, कल से वो लोग ऑफिस ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे जैसे ही विंग के एंड से ही रिप्लाई आता है, वैसे ही मैडम यू की नज़रें अब जेनचेंग की तरफ बढ़ चुकी थी। जेनचेंग के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करे या फिर अपने ऑफिस में जाके जॉब करे, दोनों में ही कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, कम से कम एक फ़ायदा ज़रूर होगा, अगर वो अभी से ही काम सीखना स्टार्ट करते हैं तो आगे चल के वो आराम से चीज़ों को संभाल सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद एकदम उनके ऊपर जो बर्डन आना है वो कम से कम थोड़ा कम रहेगा। इसलिए वो भी एग्री कर चुका था कि ठीक है, कल से वो दोनों ही ऑफिस ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे उन दोनों ने ही जैसे ही एग्रीमेंट दिया कि वो कल से ऑफिस ज्वाइन करेंगी, वैसे ही मैडम यू ने एक क्लैप करते हुए अपने एक सर्वेंट को बुलाया और यहाँ पे खाना सर्व करने के लिए बोला। उन तीनों ने ही आराम से बैठ के खाना खाया। हालांकि वो बात अलग थी कि सिर्फ एक ही इंसान था जिसने आराम से बैठ के खाना खाया, बाकी 2 इंसान ऐसे थे जिनकी लाइफ से आराम तो मैडम यू ने बहुत ज़्यादा दूर फेंक दिया था। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में जा चुके थे, लेकिन मैडम यू किसी और रूम में गई थी। वो किसी और रूम में नहीं, अपने स्टडी रूम में गई थी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। स्टडी मटेरियल चीज़ें ही नहीं, ऑफिस रिलेटेड चीज़ें ही नहीं, वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एक ऐसा कवर जहाँ पे ऑलमोस्ट उनके सभी फ्रेंड्स की तस्वीरें थी। ऐसा नहीं था कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे, हमेशा से ही उनकी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ जैन फेंगमियान और कांगसे सैरन ही रही थी। इसके अलावा 2 लोगों के अलावा एक और तस्वीर वहाँ पे थी, और वो थी वीजियांग से। हाँ, मैडम यू को वीजियांग से कभी भी पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ, उन्होंने फिर भी उस तस्वीर को वहाँ पे रखा था ताकि वो याद दिला सके अपने आप को कि गरीब लोग जब भी अमीरों की लाइफ में आते हैं उन्हें बर्बाद करके रखते हैं। यहाँ पे मैडम यू कांगसे सैरन की तस्वीर को अपने हाथ में लेती हैं, अपने कदमों को चेयर की तरफ बढ़ाती हैं और उसे चेयर पे बैठते हुए तस्वीर को टेबल में रखते हुए वो अब कांगसे सैरन से बात करना स्टार्ट कर चुकी थी। तुम्हें पता है, तुम्हारा बेटा एकदम तुम्हारे ही तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और देखो ना, आज तो तुम दोनों की पसंद भी मैच कर गई। जिस तरीके से तुमने एक गरीब इंसान को अपने लिए चुना, वैसे ही उसने भी एक गरीब इंसान को अपने लिए चुना। खैर, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं नहीं रोक पाई, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से मैं नहीं रोक पाई, लेकिन तुमने जिस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी थी, उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। और आज वो इंसान भी उसकी लाइफ से जा चुका है, जो कि उसकी लाइफ में कभी आना ही नहीं चाहिए था। और हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं वो गलती उसे नहीं करने दूँगी जो कि तुमने की थी। जिस चीज़ के पीछे तुमने इतनी मेहनत की है, मैं किसी और को उसे बर्बाद नहीं करने दूँगी। वादा करती हूँ कि तुम्हारे बेटे के लिए हर एक डिसीज़न परफेक्ट होगा और उसके फ्यूचर को और भी ज़्यादा ब्राइट बनाएगा। इसी के साथ मैडम यू उस तस्वीर को अपने हाथ में लेती हैं। कुछ टाइम निहारने के बाद उसे फिर से कवर्ड में रख लेती हैं और वहाँ से बाहर जा चुकी थी। दूसरी तरफ विंग था, जो कि अभी भी अपने फ़ोन को लेके बैठा हुआ था। उसे लगा था कि शायद लान वांगजी से कॉल करेगा, शायद लान वांगजी वहाँ पे पहुँच के एक बार उसे बताएगा कि क्या वो पहुँचा है या नहीं, लेकिन नहीं। शायद उसका जो नंबर था वो भी अभी तक बंद हो चुका था, क्योंकि उसे आउट ऑफ कंट्री जाना था और यहाँ का सर्वर वहाँ पे चलेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता था। इसलिए हो सकता है उसका नंबर चेंज हो गया हो सकता है कि उसने जानबूझ के अपना नंबर चेंज कर दिया हो सकता है कि वो लाइफ में कभी मेरे वापस आए भी, और हो भी सकता है कि कभी वो ना भी आना चाहे। यहाँ पे विंग
लान वांगजी की तस्वीर को अपने हाथों में लेके उससे बात करना स्टार्ट करता है, उसे बताना स्टार्ट करता है कि किस तरीके से आज का पूरा दिन उसका निकला, किस तरीके से वो अपने आप को कंट्रोल किए हुए है अपने आंसुओं को रोकने से। बहुत सारी चीज़ें थी जो विंग ने लान वांगजी को बताई थी, पर अफसोस लान वांगजी वहाँ पे नहीं था उसकी बातों को सुनने के लिए। वो वहाँ पे नहीं था, बस थी तो विंग के फ़ोन में बस एक तस्वीर, जिसे देख के विंग अपने दिल का पूरा हाल बयां कर रहा था। यहाँ पे फाइनली विंग इसी स्थिति में सो भी चुका था और ये दिन भी निकल चुका था। नेक्स्ट डे जैसे कि तय हुआ था, कॉलेज के बाद जैन चैंग और विंग दोनों को ही ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए कॉलेज के बाद वो दोनों ही ऑफिस जा चुके थे। यहाँ पे आज उन दोनों को ही एक ऐसे ऑफिस जाना था जहाँ पे उन दोनों का इंट्रोडक्शन एक साथ होगा। हालांकि कंपनीज अलग अलग थी, लेकिन एक ब्रांच थी जहाँ पे कांगसी सैरन और मैडम यू इन दोनों ने ही मिलके अपने एक ब्रांच बनाई थी। और उसी कंपनी में आज मैडम यू ने तय किया था कि अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन देंगी। मैडम यू ने आज विंग और जेनचेंग के साथ साथ यहाँ पे दोनों कंपनीज के मैनेजर्स को भी बुलाया था, यानी कि विंग और जेनचेंग को दोनों जो गाइड करेंगे आगे इस एक साल तक, वो भी वहाँ पे बुलाए गए थे। हालांकि वो बात अलग थी कि बाकी जितना भी काम होना था वो अंडर मैडम यू के ही होने वाला था, लेकिन फिर भी एक इंसान दोनों लोगों को ट्रेन नहीं कर सकता, इसलिए उन दोनों के लिए ही अलग अलग लोगों को रखा गया था। और चूज़ उन्होंने उस कंपनी के मैनेजर्स को ही किया था, क्योंकि जितना वो इस कंपनी के बारे में जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता, इसलिए उन दोनों को ही चूज़ भी किया गया था। और साथ ही साथ उन्हें स्ट्रिक्टली बोल भी दिया गया था कि इन दोनों के बीच में इन दोनों के साथ सॉफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके उतना हार्ड होना, जितना हो सके उतना स्ट्रिक्ट होना, ताकि ये लोग अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को, अपने काम को बहुत अच्छे से समझ सके। शायद उन मैनेजर्स ने मैडम यू की बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया था, इसलिए पहले दिन ही उन्होंने विंग और जेनचेंग दोनों को ही इतना कुछ समझा दिया था कि उनमें से एक चीज़ भी विंग और जेनचेंग के दिमाग में घुसी ही नहीं थी, क्योंकि हर एक चीज़ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बताते रहने की वजह से हर एक चीज़ बाउंस हो रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फाइनली उनके पास कुछ हुआ, उनके पास कुछ आया तो वो बस हेडेक ही था। और फाइनली रात के 10 बजे उनका ऑफिस का ये पहला दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये दिन कंप्लीट हो चुका था। जहाँ पे विंग और जेनचेंग की पहले दिन ही ऐसी हालत है, तो क्या वो आगे आने वाली लाइफ में इस पूरी कंपनी को टेक ओवर कर पाएंगे? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।